हेलो बच्चों, वेलकम बैक। देखो, लास्ट क्लास में अपन ने यूनिट थर्ड का एक टॉपिक डिस्कस किया था। अपनी यूनिट थर्ड चल रही है जिसका अपन ने टॉपिक पढ़ा था बाइसिंग। आज अपन पढ़ने वाले हैं बाइसिंग से नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने बताया था, फीडबैक। पुनर्निवेश जिसे बोलते हैं। तो फीडबैक, सबसे पहले फीडबैक की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर फीडबैक के टाइप पढ़ेंगे, कौन कौन से टाइप का होता है, एंड देन इसको आगे डिस्कस करेंगे कि कौन सा अपने को यूज करना है, कौन सा कैसे यूज में लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पुनर्निवेश की डेफिनेशन लिख लो। किसी विद्युत परिपथ के निर्गम से निवेश में ऊर्जा के स्थानांतरण को पुनर्निवेश कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ के निर्गत से निवेश में ऊर्जा के स्थानांतरण को पुनर्निवेश कहते हैं। देखो क्या हो रहा है, जैसे कोई एम्पलीफायर अपना, मैं समझा देता हूँ होता क्या है। ये क्या है, अपना एम्पलीफायर है, कोई प्रवर्धक जिसे बोलते हैं। ये इसके क्या होते हैं, आउटपुट टर्मिनल होते हैं, और ये इनपुट। यहाँ पे क्या है, निवेशी है, निवेश। यहाँ क्या है, निर्गत, जिसे आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं अपन, आउटपुट पे अगर मान लो वोल्टेज V नोट है, तो इसका कोई पार्ट अपन क्या कर दें, किसी और नेटवर्क के थ्रू वापस से इनपुट में डाल दें। मतलब यहां से कोई ना कोई वोल्टेज जा रही है जो किधर आ रही है, वापस से इनपुट में आ रही है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको पुनर्निवेश बोलते हैं अपन। ठीक है, अब पुनर्निवेश दो टाइप का होता है। पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। दो टाइप के फीडबैक है अपने। पॉजिटिव फीडबैक किसे कहते हैं, देखो पॉजिटिव फीडबैक की मैं डेफिनेशन बोल देता हूं। पहले अपन पॉजिटिव फीडबैक पढ़ लेते, फिर नेगेटिव फीडबैक पढ़ेंगे। तो यहां लिख रहा हूं मैं पॉजिटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक का मीनिंग है जब निवेशी संकेत तथा पुनर्निवेश संकेत एक ही कला में हो तो क्या होता है, उनका आयाम बढ़ जाता है। और इस टाइप का फीडबैक क्या कहलाता है अपना, इस टाइप का पुनर्निवेश क्या कहलाता है, धनात्मक पुनर्निवेश कहलाता है। जैसे क्या है, ये अपना पुनर्निवेश का डायग्राम बना रहा हूं मैं वापस से। यहाँ बीटा नेटवर्क है अपना, ये इस टाइप से कनेक्ट है अपना। यहाँ इनपुट Vi है, यहाँ आउटपुट V नोट है। इसके थ्रू कोई ना कोई वोल्टेज Vf आ रही है, वोल्टेज फीडबैक वाली जो भी आ रही है। तो अपन क्या बोल रहे हैं, जब ये मान लो अगर ये इनपुट का ग्राफ है अपना, और फीडबैक का ग्राफ भी कैसा है, सेम फेज में, मतलब सेम कला में। ये तो क्या हो गया, निवेशी जो पहले था, और ये क्या हो गया, पुनर्निवेश। तो ये दोनों वोल्टेज देखो सेम कला में, देखो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के साथ है, नेगेटिव वाला नेगेटिव के साथ है। तो टोटल क्या आएगा, अगर अपन टोटल इनपुट देखेंगे तो कुछ उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। तो जब निवेशी संकेत एंड पुनर्निवेश संकेत एक ही कला में हो तो आयाम बढ़ जाता है, और इस टाइप की फीडबैक को क्या कहते हैं अपन, पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। इंग्लिश में बोल देता हूं मैं, when input signal and feedback signal are in same phase, then resultant amplitude is increased, and this type of feedback is called positive feedback. सेकेंड है अपनी नेगेटिव फीडबैक।
नेगेटिव फीडबैक में क्या है, सेम अपोजिट, जब निवेशी संकेत और फीडबैक क्या हो, आउट ऑफ फेज हो, विपरीत कला में हो, तो इस टाइप की फीडबैक को क्या कहते हैं अपन, नेगेटिव फीडबैक कहते हैं, और इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव फीडबैक में क्या हो रहा है अपना, निवेशी संकेत बढ़ रहा है, और नेगेटिव फीडबैक में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब हेडिंग डालो पुनर्निवेश सिद्धांत, कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, फीडबैक प्रिंसिपल, पुनर्निवेश सिद्धांत, फीडबैक प्रिंसिपल। देखो फीडबैक प्रिंसिपल पढ़ने से पहले अपन ने जो ये बीटा बनाया है, ये एक तरीके से नेटवर्क होता है। नेटवर्क मतलब ये एक परिपथ है अंदर, इसके अंदर कोई ना कोई सर्किट जुड़ा हुआ है, तो अपन को इस सर्किट की क्या पढ़नी, पहले प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो इससे पहले अपन पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा नेटवर्क, प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा नेटवर्क। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, बीटा नेटवर्क के कारण, बीटा नेटवर्क के कारण प्रवर्धक की लब्धि में, बीटा नेटवर्क के कारण प्रवर्धक की लब्धि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सेकंड लिखो, निवेशी संकेत केवल प्रवर्धक से गुजरना चाहिए, निवेशी संकेत केवल प्रवर्धक से गुजरना चाहिए। देखो ये निवेशी संकेत है, ये ओनली क्या होना चाहिए, इधर से जाना चाहिए, ना कि इधर से जाना चाहिए। ये गलत हो जाएगा, ये सही है। तो बीटा नेटवर्क इस हिसाब से बनाया जाता है कि निवेशी संकेत इधर से ना जाके डायरेक्ट इधर से जाए। थर्ड प्रॉपर्टी लिखो, पुनर्निवेश संकेत केवल, पुनर्निवेश संकेत केवल बीटा नेटवर्क से ही संचरित होना चाहिए। देखो जो बीटा नेटवर्क पुनर्निवेश संकेत आ रहा है ये वाला, ये ओनली इस वाले रास्ते से आना चाहिए, ऐसे नहीं आना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। कहां से आना चाहिए, इस वाले वे से ही आएगा तो ही सही रहेगा। नेक्स्ट लिखो, बीटा नेटवर्क के कारण प्रवर्धक के निर्गम व निवेशी प्रतिरोध में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। बीटा नेटवर्क के कारण प्रवर्धक के निवेशी व निर्गत प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, यदि निविष्ट वोल्टता VI हो तो, यदि निविष्ट वोल्टता VI हो तथा प्रवर्धक वोल्टता VF हो, सॉरी पुनर्निवेशित वोल्टता VF हो तो VIF हो तो पुनर्निवेश के पश्चात वोल्टता VIF इक्वल टू कितनी आएगी, पहले VI था, इसमें क्या करना है, प्लस माइनस VF करना है। ऑब्वियस सी बात है, प्लस माइनस क्या कर रहे हैं, VF कर रहे हैं। एक बार मैं डायग्राम बना देता हूँ ढंग से, ये सब चीजें अपन देख चुके हैं। यहाँ पे अपने वोल्टेज है VI, यहाँ पे कितनी हो जाएगी VIF, वोल्टेज आफ्टर फीडबैक। इधर से VF वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पे V0 है, और बाद में कितना आ रहा है, V0 डैश आ रहा है। ठीक है, तो आफ्टर फीडबैक कितनी आ रही है, ये VI प्लस माइनस VF। प्लस कब होगा, VIF इक्वल टू VI प्लस VF व्हेन फीडबैक इज पॉजिटिव, फीडबैक इज पॉजिटिव। VIF इक्वल टू VI माइनस VF व्हेन फीडबैक इज नेगेटिव। मतलब जब धनात्मक पुनर्निवेश लोगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, जब ऋणात्मक पुनर्निवेश लोगे तो दोनों सबट्रैक्ट हो जाएंगे। समझ गए? अब आगे देखते हैं अपन, आगे क्या करना है अपने को। अब इन जनरल केस कर लेते हैं।
इन जनरल करने अपन तो वी आई एफ की वैल्यू ले लेता हूं मैं वी आई प्लस वी एफ। बाद में क्या करेंगे, अगर ऋणात्मक पुनर्निवेश करना है तो पॉजिटिव को नेगेटिव से रिप्लेस कर लेंगे। अब अपन क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं इसका, ठीक है। अब लिखो पुनर्निवेश अनुपात, यहां लिख रहा हूं मैं पुनर्निवेश अनुपात फीडबैक रेशियो जिसे बोलते हैं बीटा। तो ये होता है आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट। देखो बीटा नेटवर्क का आउटपुट कितना है, वी एफ है, और इनपुट कितना है, वी नोट डैश है, वी नोट डैश दे रहे हैं अपन इसको। तो अपने पास वी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बीटा वी नोट डैश। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। इक्वेशन 1 भी मैं यहां लिख लेता हूं, वी आई एफ इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ, ठीक है। पुनर्निवेश के पश्चात वोल्टता लब्धि, वोल्टेज गेन आफ्टर फीडबैक। पुनर्निवेश के पश्चात वोल्टता लब्धि किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं, आफ्टर फीडबैक काम कर रहे हैं। सॉरी ए कितनी आएगी, देखो आउटपुट कितना है, वी नोट डैश है, इनपुट कितने है, वी आई एफ है। ये देखो पुनर्निवेश के पश्चात कितना आ रहा है, वी आई एफ कनेक्ट किया था अपन ने। ये वैल्यू पुट कर लो यहां से, इक्वेशन नंबर 1 है, ये थर्ड बोल दो, फ्रॉम 1, 2 एंड थर्ड। इससे क्या आएगा अपना, ये सब वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू निकालो कितनी आएगी, वी नोट डैश की वैल्यू वी नोट डैश को वी नोट डैश ही रख लो, वी आई एफ की वैल्यू पुट कर लो, वी आई और वी एफ की वैल्यू यहां पुट कर दो, बीटा वी नोट डैश। इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा अपने पास, ए वी आई प्लस ए बीटा वी नोट डैश इक्वल टू वी नोट डैश। यहां से वी नोट डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, मैं यहां कर रहा हूं, वी नोट डैश इधर से कॉमन निकाला तो मैंने, मेरे पास बचेगा 1 माइनस ए बीटा इक्वल टू ए वी आई। यहां से निकालो वी नोट डैश इक्वल टू ए वी आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बीटा, या वी नोट डैश डिवाइडेड बाई वी आई इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा। मतलब जो ओवरऑल गेन है, अपन ने एक पॉइंट लिखा है कि गेन चेंज नहीं होनी चाहिए, यहां पे देखो गेन चेंज हो रही है, इसको बोलते हैं गेन आफ्टर फीडबैक। तो गेन चेंज हो रही है, कौन सी चेंज हो रही है, ये वाली चेंज हो रही है, ओवरऑल गेन चेंज हो रही है। अपन को एम्पलीफायर की चेंज नहीं करनी, ये वाली गेन चेंज नहीं होनी चाहिए। इन टर्मिनल के बीच की गेन चेंज नहीं हो सकती, यहां वाली चेंज हो सकती है। तो क्या कर रहा है ये देखो, यही आ गया अपने पास। तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया गेन आफ्टर फीडबैक कितनी आ रही है, ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा। अब केस फर्स्ट कर लेते हैं, व्हेन ए बीटा इज पॉजिटिव, तो इसमें क्या आ जाएगा, ए एफ इक्वल टू कितना आएगा, ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा, दैट मीन्स ए एफ इज ग्रेटर देन ए। ऑब्वियसली बात है, 1 माइनस ए बीटा किसी भी संख्या में एक से कम नंबर का डिवाइड करोगे तो बड़ी वैल्यू प्राप्त होगी, ये आएगा। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव फीडबैक हो गया। केस सेकंड, व्हेन ए बीटा इज नेगेटिव, तो ए एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा, दैट मीन्स ए एफ इज लेस देन ए। 1 प्लस ए बीटा मतलब 1 से बड़ी संख्या का डिवाइड कर रहे हो तो ए बीटा, सॉरी ए एफ की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, ठीक है। तो कौन सी आ जाएगी, नेगेटिव फीडबैक।
तो ये फीडबैक का प्रिंसिपल है कि वो गेन को किस हिसाब से अफेक्ट कर रहा है, किस हिसाब से चेंज कर रहा है। तो नेगेटिव फीडबैक क्या करता है, गेन को कम करता है, पॉजिटिव फीडबैक क्या करता है, गेन को इंक्रीज करता है। समझ गए? आगे पढ़ते हैं अब अपन। अब आगे अपने को पढ़ना है ऋणात्मक पुनर्निवेश, नेगेटिव फीडबैक के बारे में पढ़ना है। तो हेडिंग डालो ऋणात्मक पुनर्निवेश के उपयोग। ऋणात्मक पुनर्निवेश के उपयोग। यूजेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक, इसमें फर्स्ट लिखो ऋणात्मक पुनर्निवेश द्वारा, फर्स्ट लिखो ऋणात्मक पुनर्निवेश द्वारा लब्धि का स्थायीकरण। ऋणात्मक पुनर्निवेश द्वारा लब्धि का स्थायीकरण। गेन स्टेबिलिटी यूजिंग नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो गेन स्टेबिलिटी से पहले अपने को स्टेबिलिटी फैक्टर पढ़ना पड़ेगा। स्टेबिलिटी फैक्टर, तो स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है, फ्रिक्शनल चेंज इन गेन, जो लब्धि है उसका अनुपातिक परिवर्तन क्या कहलाता है, स्टेबिलिटी फैक्टर, स्थायित्व गुणांक कहलाता है। ठीक है, क्या लिख सकते हो, फ्रिक्शनल चेंज ऑफ गेन इज स्टेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, तो स्टेबिलिटी फैक्टर एस से डिनोट करते हैं, तो एस इक्वल टू कितना जाएगा, डी ए अपॉन ए, आनुपातिक परिवर्तन कि गेन में कितना परिवर्तन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टोटल गेन। तो ये क्या हो जाएगा, आनुपातिक परिवर्तन को दिखा रहा है, तो डी ए अपॉन ए, इक्वेशन नंबर 1 बोल लो इसको। वी नो दैट गेन आफ्टर फीडबैक आफ्टर फीडबैक गेन कितनी है, ए एफ की वैल्यू अभी निकाली अपन ने, ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा, इक्वेशन नंबर 2। और स्टेबिलिटी फैक्टर आफ्टर फीडबैक, ये कितना आएगा, एस एफ से डिनोट कर देता हूं, स्टेबिलिटी फैक्टर फीडबैक इक्वल टू कितना आएगा, डी ए एफ डिवाइडेड बाई ए एफ, इक्वेशन नंबर 3। अब कर दो डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू ए। समीकरण 2 का एक के सापेक्ष अवकलन करना है। अब समीकरण 2 का एक के सापेक्ष अवकलन कर दो तो क्या आएगा, डी ए एफ डिवाइडेड बाई डी ए इक्वल टू, ये देखो वी स्क्वायर कर दिया मैंने, वी ऐसे कैसे, यू का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा माइनस यू ऐसे कैसे, वी का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस बीटा, ऐसे ही करते हैं ना, u डिवाइडेड बाई वी का डिफ्रेंसिएशन यू स्क्वायर डिवाइड सॉरी वी स्क्वायर डिवाइड में रहता है, ऊपर क्या होता है वी, यू का डिफ्रेंसिएशन माइनस यू ऐसे कैसे और v का डिफ्रेंसिएशन। तो यहां से क्या निकलेगा अपने पास, डी ए एफ डिवाइडेड बाई डी ए इक्वल टू, ये देखो 1 माइनस ए बीटा यहाँ पे है और आगे क्या आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ए बीटा, तो पॉजिटिव ए बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बीटा का होल स्क्वायर,
जो कि किसके बराबर आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बीटा का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने क्या किया है, एक्स स्क्वायर को क्या लिख लिया, एक्स डॉट एक्स लिख लिया। देखो दो, ये स्क्वायर था तो मैंने दो टर्म में लिख लिया। ये क्या आ गया, अब यहां से देखो इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से देखो किसकी वैल्यू निकाल लो, 1 अपॉन ए 1 माइनस ए बीटा यहां से, तो ए एफ अपॉन ए इक्वल टू कितना आएगा, 1 अपॉन 1 माइनस ए बीटा। ये देखो इस एक का इधर पक्षांतरण कर लो तो ए एफ ट्रांसफर कर दो इसको, ए एफ डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ए बीटा। तो यहां से वैल्यू निकाल लो, ये वैल्यू यहां पुट कर दो, तो अपने पास क्या आएगा, डी ए एफ डिवाइडेड बाई डी ए इक्वल टू ए एफ डिवाइडेड बाई ए 1 माइनस ए बीटा। इसकी जगह पुट कर दिया मैंने, एक को ऐसे कैसे रख लिया, ए एफ इधर भेज दो, डी ए को इधर भेज दो, तो क्या बनेगा, डी ए एफ डिवाइडेड बाई ए एफ इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ए बीटा डॉट डी ए अपॉन ए। ये क्या बन रहा है, ये इक्वेशन देखो क्या बन गई, ये वाली टर्म क्या बन रही है, एस एफ स्टेबिलिटी फैक्टर आफ्टर फीडबैक, तो ये बनेगा एस एफ इक्वल टू, ये क्या बन रहा है, एस डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बीटा, दैट मीन्स एस एफ इज लेस देन एस आर है। नेगेटिव फीडबैक में क्या रहता है, ए बीटा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो 1 माइनस 1 प्लस ए बीटा हो जाएगा फॉर नेगेटिव फीडबैक। यहां लिख देता हूं मैं, ये बाद में लिखना, फॉर नेगेटिव फीडबैक ए बीटा इज नेगेटिव, सो एस एफ इज लेस देन एस। तो जिसका स्टेबिलिटी फैक्टर कम वो ज्यादा स्टेबल, उल्टा होता है इसमें, ये मत करना कि स्टेबिलिटी फैक्टर है तो स्टेबिलिटी फैक्टर ज्यादा होगा वो स्टेबल होगा, नहीं, जिसका स्टेबिलिटी फैक्टर कम होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी फैक्टर क्या हो रहा है, आफ्टर फीडबैक कम हो रहा है, कौन सी फीडबैक से, नेगेटिव फीडबैक से। पॉजिटिव फीडबैक यूज करोगे तो 1 माइनस ए बीटा, 1 से छोटी संख्या का डिवाइड करोगे तो बड़ी मिलेगी, मतलब स्टेबिलिटी फैक्टर ज्यादा मिलेगा, जो कि अपने को नहीं चाहिए। ठीक है, सेकंड हेडिंग डालो, ये तो फर्स्ट यूज हो गया। सेकंड यूज लिखो, ऋणात्मक पुनर्निवेश द्वारा अरेखीय विरूपण का न्यूनीकरण। ऋणात्मक पुनर्निवेश द्वारा अरेखीय विरूपण का न्यूनीकरण। मिनिमाइजेशन ऑफ नॉइस यूजिंग नेगेटिव फीडबैक, मिनिमाइजेशन ऑफ नॉइस यूजिंग नेगेटिव फीडबैक। अभी नॉइस क्या होता है, देखो जब अपन गांव में रेडियो सुनते थे पहले, खैर अभी तो एफएम काफ़ी अच्छे हो गए, जब पहले रेडियो सुनते थे उसमें जब भी मौसम खराब होता था तो कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लग जाती थी, वो ढंग से वर्क नहीं कर पाता था, तो वो क्या होता था, एम्पलीफायर में जो नॉइस एक्स्ट्रा वॉइस आने शुरू हो जाते थे, वही क्या कहलाती थी, नॉइस कहलाती थी। तो ये कैसे सही होती है, एम्पलीफायर से ही सही करते हैं, उसमें एम्पलीफायर लगे होते हैं। तो देखो पहले तो नॉइस कैसे आता है, किसी प्रवर्धक के निवेशी पर, किसी प्रवर्धक के निवेशी पर यदि अधिक आयाम का संकेत निविष्ट किया जाए तो, यदि अधिक आयाम का संकेत निविष्ट किया जाए तो प्रवर्धक के अंतरण अभिलाक्षणिक के अरेखीय होने के कारण, प्रवर्धक के अंतरण अभिलाक्षणिक के अरेखीय होने के कारण निर्गत संकेत विकृत प्राप्त होता है। When we applied input of high amplitude, then due to internal characteristic of amplifier we get output distorted। प्रवर्धक द्वारा उत्पन्न अरेखीय विरूपण को
प्रवर्धक द्वारा उत्पन्न अरेखीय विरूपण को वीडी जनित्र द्वारा निरूपित किया जाता है, जो निर्गत पर श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, जो निर्गत पर श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। देखो जो भी डिस्टोर्शन आ रहा है उसको किससे डिनोट कर रहे हैं, एक जनित्र जनरेटर जिसे बोलते हैं वीडी का दिखा रहे हैं अपन, जिसको इसके श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। अब ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा उस हिसाब से घट जाएगा या बढ़ जाएगा। ये क्या है अपना एम्पलीफायर है, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या वैल्यू आएगी। तो लिखो AIF की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन पहले। तो कितनी आएगी, V0 डिवाइडेड बाई VIF। अपन जानते हैं ये चीज, अभी पीछे पड़ी है। दूसरी चीज क्या जानते हैं, V0 डैश कितना आएगा, यहां से कैलकुलेट करो। V0 डैश AIF डॉट VIF, ये आ गया, प्लस VD और आ रहा है एक्स्ट्रा। ये क्या आ रहा है एक्स्ट्रा, ये देखो ये जुड़ा हुआ VD, इसलिए ये एक्स्ट्रा आया। ये तो किसके कारण आ रही है, एम्पलीफायर के कारण आ रही है। और ये क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, जो क्या करेगा, डिस्टोर्शन करेगा। तो इस एक्स्ट्रा टर्म को अपन को चेक करना है, तो इसलिए एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर लिए अपन ने। अब आगे लिखो, V0 डैश इक्वल टू कितना जाएगा, ये VIF नहीं रहेगी, ये ओनली VI है। फीडबैक यही चेक कर रहे हैं अपन यहां से यहां की, तो AI ही है ये, ठीक है। तो ये कितना आएगा, VI प्लस बीटा V0 डैश इंटू AI प्लस VD। ये क्या किया, चूंकि VIF कितना है, VI प्लस VF, और VF कितना था, यहां लिख रहा हूं VF बीटा V0 डैश। तो ये सब चीजें यहां यूज कर ली मैंने, इसलिए ये इक्वेशन ऐसी बनी। यहां से क्या करो, V0 डैश की वापस से वैल्यू कैलकुलेट करो। तो V0 डैश की वैल्यू कितनी आएगी, देखो V0 डैश एक तो ये रहा, एक ही इधर से जाएगा, तो माइनस A बीटा V0 डैश इक्वल टू VIA प्लस VD। चाहे इसको A लिख लो चाहे AI लिख लो, इनपुट पे गेन है, या A लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो A लिख दिया मैंने, कोई इश्यू नहीं है अपना। यहां से V0 डैश कॉमन निकाल लो, ऐसे मैंने किया, क्या है V0 डैश कॉमन निकाला, यहाँ क्या बचा 1 माइनस A बीटा इक्वल टू VIA प्लस VD। तो यहाँ से V0 डैश की वैल्यू कितनी आएगी, A अपॉन 1 माइनस A बीटा, ये तो अपनी पहले ही आती थी, प्लस एक्स्ट्रा क्या आ रही है, VD डिवाइडेड बाई 1 माइनस A बीटा। अब देखो इस टर्म को क्या बोल देते हैं हम, VDF, डिस्टोर्शन आफ्टर फीडबैक। तो VDF की वैल्यू कितनी आ गई, VD डिवाइडेड बाई 1 माइनस A बीटा। जब नेगेटिव फीडबैक होगा तो A बीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, नीचे एक से ज्यादा का डिवाइड लगेगा तो छोटा मिलेगा। तो अपने पास क्या मिलेगा, व्हेन A बीटा इज नेगेटिव, ये नेगेटिव है तब क्या मिलेगा अपने को, VDF इज लेस देन VD। और अपने को यही चाहिए था, मिनिमाइजेशन करना था, मिनिमाइजेशन हो गया। समझ गए, सिंपल सा है। क्या कर रहे हैं, सबसे पहले गेन निकाली, फिर इसको इन टर्म ऑफ बीटा नेटवर्क लिखा, बीटा नेटवर्क को बस सिंप्लीफाई किया, ये आंसर आ गया अपने आप, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, थर्ड यूज, ऋणात्मक पुनर्निवेश द्वारा आवर्ती अनुक्रिया सुधार। ऋणात्मक पुनर्निवेश द्वारा आवर्ती अनुक्रिया सुधार। Improvement in bandwidth using negative feedback. Improvement in bandwidth using negative feedback. तो देखो बैंडविड्थ दो होती हैं, एक तो निम्न आवर्ती प्रास फॉर लो फ्रीक्वेंसी रेंज,
और एक आएगा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, उच्च आवर्ती प्रास। तो हिंदी वाले तो सुनते रहना, इंग्लिश वाले को दिख जाएगा लिखा हुआ। हाई फ्रीक्वेंसी रेंज उच्च आवर्ती प्रास, लो फ्रीक्वेंसी रेंज निम्न आवर्ती प्रास। इन दोनों के लिए अपन को अलग अलग पढ़ना है, दोनों की बैंडविड्थ को ये कैसे सुधारता है। तो इसके लिए जो गेन दी जाती है AL, इसका फॉर्मूला होता है एक, जो कि तुम्हारे अभी आया नहीं है, आएगा आगे ऑसिलेटर वगैरह में कहीं ना कहीं आएगा ये डेरिवेशन। तो उससे पहले अपन पढ़ लेते हैं, ये होता है। और सेम फॉर्मूला एक इधर होता है हाई के लिए, जो कि होता है AM डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा F अपॉन FL। ठीक है। इन केस ऑफ फीडबैक, पुनर्निवेश की अवस्था में क्या होता है, गेन क्या गिवन होती है, तो AIF बोलते हैं उसको। क्या गिवन होती है, AL डिवाइडेड बाई 1 माइनस AL बीटा, यही थी, A अपॉन 1 माइनस A बीटा। तो मैंने AL लिख लिया, लो फ्रीक्वेंसी के लिए करें इसलिए AL लिख लिया। AL की वैल्यू ये पुट कर दो यहाँ पे, तो कितनी आएगी, AM डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा FL डिवाइडेड बाई F डिवाइडेड बाई 1 माइनस, कहाँ यहाँ पुट कर रहे थे, AM 1 माइनस आयोटा FL डिवाइडेड बाई F डॉट बीटा। इसको सिंप्लीफाई करना है तुम्हें, यहाँ कर रहा हूँ मैं, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो AIF इक्वल टू, यहां से 1 माइनस FL अपॉन F LCM लो, ये यहां जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अपने पास क्या बचेगा, AM डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा FL डिवाइडेड बाई F प्लस बीटा AM, ये बचेगा अपने पास। ठीक है, सेम प्रोसेस यहां पे करनी है। इन केस ऑफ फीडबैक, AIF इक्वल टू AH डिवाइडेड बाई 1 माइनस AH बीटा, ये वैल्यू वापस से यहां पुट कर देना, उठा के मैं पुट ही कर देता हूं। वन माइनस AM डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा F डिवाइडेड बाई FH डॉट बीटा। इसको भी सोल्व करोगे तो AIF की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारे पास, AM डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा F डिवाइडेड बाई FH प्लस AM बीटा, यहाँ आएगा अपने पास AM बीटा। ठीक है, अब इसको दोनों को यहां तक आ गया, अब इनको सिंप्लीफाई करना है तुम्हें। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है, ये नेगेटिव है, ये देखो ये वाला नेगेटिव है, उधर उधर भी ये नेगेटिव है। ठीक है, अब क्या करो, इसको 1 माइनस AM बीटा डिवाइड कर दो, यहां पे भी यहां पे भी, डिवाइडेड बाई 1 माइनस AM बीटा। तो AIF की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से देखो मैं ऐसे लिख लूं, 1 माइनस AM बीटा माइनस आयोटा FL डिवाइडेड बाई F, और इस पूरे के डिवाइड में क्या आएगा, 1 माइनस AM बीटा, इसके भी आ गया और इसके भी आएगा 1 माइनस AM बीटा। या पूरे के डिवाइड कर लो, एक काम करो बाद में कर लेंगे अलग अलग। ठीक है, इसको किस हिसाब से लिख सकते हैं, AM अपॉन 1 माइनस AM बीटा डिवाइडेड बाई, इसको इसमें डिवाइड कर दो, 1 माइनस आयोटा
एफ एल डिवाइडेड बाई एफ और पूरे के डिवाइड में 1 माइनस ए एम बीटा। सेम प्रोसेस यहाँ करना, 1 माइनस ए एम बीटी का ऊपर नीचे डिवाइड देना, वापस से सोल्व करोगे तो यहाँ पे बस पॉजिटिव साइन आएगा, ये एफ अपॉन एफ एल आ जाएगा, सॉरी ये एफ अपॉन एफ एच आएगा, बाकी प्रोसेस सेम आएगी। तो हाई फ्रीक्वेंसी मैं नहीं कर रहा, मैं ओनली लो फ्रीक्वेंसी कर रहा हूँ, ठीक है। इसको बोल सकते हैं ए एम एल, सॉरी ए एम एफ आफ्टर फीडबैक डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा एफ एफ एल एफ डिवाइडेड बाई एफ। ये देखो ये टर्म जो है इसको क्या लिख दिया, इसको एफ एल डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए एम बीटा, इसको बोल रहे हैं अपन फ्रीक्वेंसी आफ्टर फीडबैक, कम करता जा रहा है ये ए एम अपॉन 1 माइनस ए एम बीटा, इसको तो अपन बोल ही रहे हैं। तो क्या आ गया अपने पास ए आई एफ, लो फ्रीक्वेंसी के लिए कुछ इस टाइप का फॉर्मूला बन रहा है। अब देखो नेगेटिव फीडबैक होगी तो ये क्या करेगा, यहां मैं लिख रहा हूं एफ एल एफ का फॉर्मूला क्या है, एफ एल डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए एम बीटा, ठीक है। तो ये देखो जैसे ही व्हेन फीडबैक इज नेगेटिव, व्हेन फीडबैक इज नेगेटिव, फीडबैक नेगेटिव है तो क्या आएगा, ये टर्म बड़ी आएगी तो ये क्या आ जाएगा, और छोटा हो जाएगा। अब मान लो मैं ग्राफ बनाता हूं, पहले मान लो किसी की एम्पलीफायर यहां पे काम कर रहा था, यहां से यहां तक कर रहा था, हाई का और निकाल देते हैं पहले। देखो हाई के लिए भी पूरी प्रोसेस करोगे तो उसके लिए एफ एच एफ आएगा, एफ एच डिवाइडेड बाई 1 माइनस, सॉरी 1 प्लस ए एम बीटा, ऐसा नहीं आएगा, ऐसा आएगा 1 माइनस ए एम बीटा, मल्टीप्लाई में आएंगे इसके, ठीक है। तो इसमें देखो व्हेन फीडबैक इज नेगेटिव, फीडबैक नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आएगी टर्म, ये नेगेटिव आएगी तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, तो एफ एच एफ इज ग्रेटर देन एफ एच। मान लेते हैं ये पहले एफ एल था और ये एफ एच था, अब क्या हो रहा है, ये तो किधर खिसक गया, इधर खिसक गया, ये किधर खिसक गया, इधर खिसक गया। मतलब पहले अगर मान लो इस रेंज में काम कर रहा था अपना एम्पलीफायर, इतनी फ्रीक्वेंसी में चल कर रहा था, वो कितनी में करेगा, इतनी में करेगा। पहले इतनी में था तो बाद में कितनी में हो रहा है, इतनी में हो रहा है। इसका मतलब बैंडविड्थ क्या हो गई, उसकी बढ़ गई। पहले मान लो वो 5 से 10 तक कर रहा था, अब वो क्या करेगा, इधर भी कम हो रही है तो ये मान ले 2 और इधर इंक्रीज हो रही है, मान लेते 13, 2 से 13 में काम करना शुरू कर जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, बैंडविड्थ बढ़ रही है। अपने क्या करना था, नेगेटिव फीडबैक यूज करके बैंडविड्थ ही बढ़ानी थी, ठीक है। तो बैंडविड्थ समझ में आया कैसे इंक्रीज कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट हेडिंग डालो, निर्गम प्रतिरोध पर पुनर्निवेश का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन इनपुट इम्पीडेंस, इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन इनपुट इम्पीडेंस। ये ध्यान से समझना, आउटपुट का खुद से करना है, इनपुट का समझाऊंगा मैं। सॉरी ये लिखा है ना, निर्गम प्रतिरोध पर पुनर्निवेश का प्रभाव, तो इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट में करा देता हूं, इनपुट खुद करना है, ठीक है। तो लिखो इसमें पहले तो आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, निवेशी संकेत शून्य मानते हुए
निवेशी संकेत शून्य मानते हुए निर्गम प्रतिरोध कोमा निर्गम सिरों के मध्य मापित प्रतिरोध होता है। मतलब आउटपुट पे जो इंपीडेंस होगा, कब? जब इनपुट पे कोई भी वोल्टेज नहीं है, तो वो क्या कहलाता है? अपना आउटपुट इंपीडेंस कहलाएगा। इसकी लिखते हैं, डिनोट करते हैं आर नोट से। फॉर्मूला होता है वी नोट डिवाइडेड बाई आई नोट। आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट लिख सकते हो, आउटपुट वोल्टेज और ये क्या है? आउटपुट करंट। ठीक है, लिखो आगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, ऋणात्मक वोल्टता पुनर्निवेश का निर्गम प्रतिरोध पर प्रभाव। इफेक्ट ऑफ नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक ऑन आउटपुट रेजिस्टेंस। ऋणात्मक पुनर्निवेश पर निर्गत प्रतिरोध पर ऋणात्मक वोल्टेज पुनर्निवेश का प्रभाव। अब कौन कौन से आएंगे? एक तो वोल्टेज का आएगा और एक करंट का आएगा, दोनों पढ़ेंगे अपन, करंट फीडबैक एंड वोल्टेज फीडबैक। तो पहले अपन वोल्टेज का कर लेते हैं, फिर करंट का करेंगे। तो लिखो, एक प्रवर्धक जिसकी वोल्टता लब्धि ए तथा निर्गम प्रतिरोध आर नोट है, तो एक प्रवर्धक जिसकी वोल्टता लब्धि ए तथा निर्गम प्रतिरोध आर नोट है, तो आर नोट इक्वल टू वी नोट डैश डिवाइडेड बाई आई नोट डैश। देखो मैं समझा देता हूं वी नोट और आई नोट क्या है। ये देखो, ये तो इनपुट है इधर, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, आउटपुट पे काम करना है अपने को। ये क्या है? आउटपुट है। यहाँ पे वोल्टेज कितनी है? वी नोट है, और यहाँ पे करंट फ्लो रही आई नोट, और रेजिस्टेंस लगा होता है यहाँ पे, समझे? तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये इसको आर नोट बोल रहे हैं अपन। तो इस आर नोट की वैल्यू इससे गिवन होती है। यदि निवेशी संकेत शून्य रखते हुए, लिखो आगे, यदि निवेशी संकेत शून्य रखते हुए वी नोट डैश का कुछ अंश, वी नोट डैश का कुछ अंश बीटा नेटवर्क द्वारा निवेशी पर लगाया जाए, तो कितना लगाते हैं अपन? वी एफ इक्वल टू माइनस बीटा वी नोट डैश, इतना ही लगाते हैं। ये क्या होगा? फीडबैक। नेगेटिव कर रहे हैं पहले ही, इसलिए नेगेटिव साइन ले लिया मैंने। नेगेटिव फीडबैक कर रहे हैं इसलिए पहले ही नेगेटिव साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो बाद में कितना हो जाएगा? वी आई एफ जिसे बोल रहे थे अपन, कितना आएगा? वी आई प्लस वी एफ होना चाहिए। वी आई की वैल्यू कितनी है? 0 है, कि इनपुट पे कोई भी सिग्नल नहीं है, तो इसकी वैल्यू 0 है। इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस बीटा वी नोट, तो दैट वी नोट डैश, तो दैट मीन्स वी आई एफ कितना आ जाएगा? माइनस बीटा वी नोट डैश। ठीक है, अतः इस स्थिति में कौन सी स्थिति में? जब इनपुट ये हो गया आफ्टर फीडबैक वाली स्थिति में। अतः इस स्थिति में निर्गत वोल्टता माइनस ए बीटा वी नोट डैश, माइनस ए बीटा वी नोट डैश होगी, तथा इस स्थिति में कुल निर्गत वोल्टता कितनी हो जाएगी? वी नोट डैश। पहले कितनी थी? ये अपन ने फॉर्मूला लिखा, आर नोट इक्वल टू, पहले वी नोट डैश थी और आई नोट डैश करंट थी, तो यहां से वी नोट डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर नोट और आई नोट डैश। तो कितनी थी पहले? आर नोट आई नोट डैश। आफ्टर फीडबैक कितनी आ गई? इतनी और हो गई, इसमें ऐड कर दी मैंने, नेगेटिव साइन था तो इसलिए अपने आप माइनस हो जाएंगी। आई कैसे? ए इक्वल टू कितना था? वी नोट डैश डिवाइडेड बाई वी आई एफ। वी नोट डैश कितना जाएगा? ए वी आई एफ। वी आई एफ की वैल्यू ये रही, यहां से आया ये सारा कुछ निकल के। ठीक है,
ये आ गया अपने पास। अब क्या करो, वी नोट डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। वी नोट डैश 1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा ए बीटा इक्वल टू आर नोट आई नोट डैश को इधर डिवाइड कर दो, वी नोट डैश डिवाइडेड बाई आई नोट डैश इक्वल टू आर नोट डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए बीटा। ठीक है, ये क्या बन रहा है अब, ये बन रहा है रेजिस्टेंस आफ्टर फीडबैक, क्योंकि आफ्टर फीडबैक की वोल्टेज निकाली है, तो आर नोट डैश बोल देते हैं इसको। और कितना आ रहा है, आर नोट डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए बीटा। नेगेटिव फीडबैक पहले यूज कर चुके हैं नेगेटिव साइन, इसलिए यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन यूज नहीं करना। तो इसका मतलब क्या आएगा, आर नोट क्या आ रहा है, ग्रेटर देन आएगा लेस देन, 1 से बड़ा तो लेस देन आएगा आर नोट। मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कब, जब वोल्टेज फीडबैक यूज कर रहे हो तुम। ठीक है, सेकंड लिखो, ये तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया आउटपुट पे। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, ऋणात्मक धारा पुनर्निवेश का निर्गम प्रतिरोध पर प्रभाव। अभी तो किसका किया है, वोल्टेज वाले का किया, अब क्या करेंगे, धारा का करेंगे। ठीक है, हेडिंग डालो, ऋणात्मक धारा पुनर्निवेश का निर्गम प्रतिरोध पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ नेगेटिव करंट फीडबैक ऑन आउटपुट इंपीडेंस, इफेक्ट ऑफ नेगेटिव करंट फीडबैक ऑन आउटपुट इंपीडेंस। इसका डायग्राम, रुको, यहां से आई एफ करंट आ रही है जिसकी वैल्यू कितनी है, माइनस बीटा आई नोट डैश। ठीक है, ये डायग्राम बनेगा इसमें, और कुछ इसमें दिखाना नहीं है। यहाँ दिखा सकते हैं आई नोट डैश करंट है आउटपुट पे, लिखो इसमें, ऋणात्मक धारा पुनर्निवेश के लिए, ऋणात्मक धारा पुनर्निवेश के लिए निर्गम परिपथ में एक प्रतिरोध आर एफ, निर्गम परिपथ में एक प्रतिरोध आर एफ लोड के श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, लोड के श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, जिससे इस स्थिति में, जिससे इस स्थिति में पुनर्निवेश धारा आई एफ इक्वल टू माइनस बीटा आई नोट डैश, आई एफ इक्वल टू माइनस बीटा आई नोट डैश का पुनर्निवेश निवेशी परिपथ में हो जाता है तथा उससे निर्गत पर प्राप्त धारा का मान ए बीटा आई नोट डैश होता है, ए बीटा आई नोट डैश होता है। कैसे होता है ये मैं बताता हूं बाद में, 1 मिनट होल्ड।
हाँ देखो क्या बोल रहा था मैं कि इतनी वोल्टेज क्यों मिली, नेगेटिव साइन क्यों नहीं मिल रहा, क्यों? क्योंकि गेन क्या होती है, आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट। इनपुट कितना दिया, माइनस बीटा आई नोट डैश। तो ये आफ्टर फीडबैक बात करें तो कितनी मिलनी चाहिए, माइनस ए बीटा आई नोट मिलनी चाहिए भाई। ये पॉजिटिव क्यों मिल रही है, मेन सवाल ये है अपना। यहां समझना है, डायरेक्शन समझनी पड़ेगी करंट की। देखो पहले करंट इस डायरेक्शन में जा रही थी, बाद में करंट देखो इस डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन जा रही है। इस वजह से एक नेगेटिव साइन करंट की डायरेक्शन की वजह से भी आएगा। वोल्टेज में ऐसा कुछ नहीं था, वोल्टेज जैसे मिल रही है वैसे ही मिल रही थी, कोई इश्यू नहीं था। यहाँ पे देखो ये करंट की डायरेक्शन ये है, इस करंट की डायरेक्शन ये है, तो इसलिए क्या आ रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। मान लो एक करंट इधर जा रही है, एक करंट इधर जा रही है, तो सेम डायरेक्शन में करना है तो क्या करोगे, इसको ऐसे पलट दिया और नेगेटिव साइन लगा दिया, सेम डायरेक्शन कर दी, इसलिए नेगेटिव साइन आया ये, ठीक है। तो लिखो, इस स्थिति में पुनर्निवेश के कारण, इस स्थिति में पुनर्निवेश के कारण निर्गत पर कुल वोल्टता वी नोट डैश इक्वल टू कितनी होगी, आई नोट डैश आर नोट तो पहले ही थी, प्लस कितनी और आ रही है, ए बीटा आई नोट डैश और आर नोट। अब क्या करना है यहां से, आई नोट डैश सॉरी आर नोट कॉमन निकाल लो, यहां से कितना बचेगा, 1 प्लस ए बीटा बचेगा। आई नोट को इधर डिवाइड कर दो, वी नोट डैश डिवाइडेड बाई आई नोट डैश इक्वल टू आर नोट 1 प्लस ए बीटा। तो इससे क्या मिल रहा है अपने को, ये कौन सा रेजिस्टेंस है, आफ्टर फीडबैक। क्यों, ये सब काम कब कर रहे हैं, आफ्टर फीडबैक कर रहे हैं। तो कितना आ रहा है आफ्टर फीडबैक, आर नोट डैश, नेगेटिव फीडबैक साइन पहले यूज कर चुके, ये रहा नेगेटिव वाला, तो ये पहले यूज कर चुके, तो क्या आ रहा है, आर नोट डैश इज ग्रेटर देन आर नोट आ रहा है। इसका मतलब ऋणात्मक धारा पुनर्निवेश तो क्या कर रहा है, आउटपुट को बढ़ा सकता है और आउटपुट रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है, जबकि वोल्टता ऋणात्मक पुनर्निवेश क्या करता है, आउटपुट को कम करता है। अब बात करनी है अपने को निवेशी उसकी, तो लिखो निवेशी प्रतिरोध पर पुनर्निवेश का प्रभाव। मैं बस बता देता हूं आंसर क्या आएंगे और कैसे आएंगे, करना खुद को है। सेम तरीका है जैसे ये किया है ना, सेम प्रोसेस है, डायग्राम समझा दूंगा मैं दोनों के। निवेशी प्रतिरोध पर पुनर्निवेश का प्रभाव लिखो इसमें, यदि निवेशी संकेत फर्स्ट लिखना इसमें, श्रेणी निवेश के साथ ऋणात्मक पुनर्निवेश का प्रभाव, फर्स्ट लिखना, श्रेणी निवेश के साथ ऋणात्मक पुनर्निवेश का प्रभाव, वोल्टता वाला है, ब्रैकेट में लिख लो वोल्टेज, लिखो इसमें, यदि निवेशी संकेत पुनर्निवेश के साथ श्रेणी क्रम में हो, अर्थात निवेशी प्रतिरोध यदि पुनर्निवेश संकेत के साथ श्रेणी क्रम में हो, तो उस स्थिति में प्रतिरोध में परिवर्तन इतना होता है, दैट मीन्स आर आई इज ग्रेटर देन क्या होगा, सॉरी आर आई डैश इज ग्रेटर देन आर आई होगा। अब क्या लिखी है लैंग्वेज वो समझ लो, ये आउटपुट है, इस बार आउटपुट पे अपने को कुछ नहीं करना, जैसे पिछले बार इनपुट खुले छोड़े थे, इस बार आउटपुट को छोड़ देते हैं। ये आर आई हो गया, यहां से क्या आ रही है अपनी फीडबैक लगा रखी है अपन ने, और अब इस आर आई को क्या करना है, देखो ये इसके श्रेणी क्रम में है, तब तो क्या होगा, इतना परिवर्तन होगा। अगर समांतर क्रम में हो गया तो समांतर क्रम में जैसे हो जाएगा तो करंट वाला फीडबैक आ जाएगा, करंट वाला फीडबैक आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो अब ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, यहां से आया इनपुट, ये गया ये गया, ये देखो श्रेणी क्रम है इसके साथ। समांतर क्रम कब होता है, जब यहां पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जुड़ा होता, तो इसके पैरेलल में आ जाता है, करंट इधर से निकलती रही इसके पैरेलल में आ जाता है, ठीक है। सेकंड लिखो,
पार्श्व पथ निवेश के साथ ऋणात्मक पुनर्निवेश का प्रभाव, डायग्राम बना लो इसका। ये देखो, अगर इनपुट इस टाइप से, पुनर्निवेश वाला इस टाइप से कनेक्ट है, तब तो क्या कहलाएगा, ये पार्श्वक्रम कहलाएगा। सॉरी ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा, ये इसको क्रॉस करके इस पे कनेक्ट होगा, क्योंकि दोनों टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया, ये आ रही है, तो ये तो कहलाएगा पार्श्वक्रम करंट वाला। और इसका जो रेजिस्टेंस चेंजेज आएगा वो कितना आएगा, आर आई डैश इक्वल टू आर आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए बीटा। कैलकुलेशन खुद से करनी है, कैसे करनी है, और आर आई डैश क्या आएगा, लेस देन आर आई। ठीक है, ये इतना ही है, फीडबैक यहीं पे खत्म होता है। इसको पढ़ना, अगर ये वाली चीज समझ में ना आए तो कमेंट कर देना वीडियो पे कि सर ये समझ में नहीं आया, वापस से बताओ, तो मैं आपको कमेंट करके वापस से जवाब दे दूंगा कि कैसे करना है, या आपको कैसे भी जवाब दे दूंगा, या नेक्स्ट लेक्चर कोई ना कोई बना देंगे इसका, या इससे रिलेटेड अभी एम्पलीफायर भी पढ़ने उसमें समझा देंगे। ठीक है, तो अब अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा एम्पलीफायर का, जो अपना लास्ट टॉपिक रहेगा यूनिट 3 का। एक ही टॉपिक बचा है, वो ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं आएगा, 20-25 मिनट का ही वीडियो आएगा यूनिट 3 का लास्ट लेक्चर। उसके बाद यूनिट 4 का एक वीडियो और आएगा जिसमें अपन कंप्लीट सिलेबस खत्म कर देंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।